स्वामी जी, एक बड़े भाई के तौर पर ओशो क्या आपके पिता तुल्य थे, या भाई थे, भाई ही रहे, या गुरु के समान रहे? ओशो को कब पता चला कि वो एक एनलाइटेंड पर्सन है? कब परिवार और समाज को उनकी आध्यात्मिकता के बारे में पता चला? मतलब उनके जन्म से लेकर उनकी आध्यात्मिक यात्रा आप हम सबको बताएं। देखिए, उनके जन्म से लेकर अध्यात्म की जो यात्रा है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको कह दूं, है ना। जब वे 7 साल के थे तब नाना जी की मृत्यु हुई और नाना नानी ने ही उनको बचपन से पाला था। तो ये जो मृत्यु का सदमा था, ये उनको चौंकाने वाला, जगाने वाला साबित हुआ। जब अपने किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो अचानक हमें जीवन की असारता और क्षणभंगुरता का एहसास होता है और यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट बनता है। इसके बाद 2 मृत्यु और हुई प्रियजनों में, एक उनकी मित्र थी और एक छोटी बहन। ये 3 मृत्यु की घटनाएं ओशो ने वर्णन की हैं, जिनसे वो जागे, चौंके और जीवन का सार क्या है, क्या मृत्यु के पार भी कुछ है, उसकी खोज में संलग्न हुए। तो ये टर्निंग पॉइंट, एक रूपांतरण का बिंदु है, जहाँ हमें पता चलता है कि संसार असार है, यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं, और उसकी खोज शुरू हो जाती है जो शाश्वत है, स्थायी है, सनातन है। 21 साल की अवस्था में जब वे BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, उस समय अचानक एक घटना घटी। एक रात अचानक उन्हें ऐसा लगा कि जैसे घर छोटा पड़ रहा है, कमरे में सफोकेशन लग रहा है और खुली हवा में, आकाश में बाहर जाऊं। रात्रि का समय था, वे बाहर निकले और एक सहज रूप से एक बगीचे की तरफ चले गए। उस बगीचे का नाम है भंवरताल गार्डन, और बगीचे का गेट तो बंद था, उसको फांद कर वो अंदर गए और वहाँ पहुँचकर जैसे एक पेड़ ने उनको आकर्षित किया, मेरे तरफ आओ। वो उस पेड़ की तरफ गए। बीचों बीच एक मौलसरी का वृक्ष था, वो उनको बहुत चमकदार नजर आ रहा था। उसके नीचे जाके वे बैठ गए और फिर कुछ हुआ जिसको हम कहें प्रभु कृपा, अस्तित्व की मेहरबानी बरसी, जो मनुष्य के कर्म से नहीं मिलता, उसके प्रयास से नहीं मिलता, बल्कि प्रसाद स्वरूप, कृपा स्वरूप ऊपर से बरसता है। तो 21 साल की उम्र में 21 मार्च 1953 को वह अद्भुत घटना घटी जिसको हम एनलाइटनमेंट या आत्मज्ञान कहते हैं। लेकिन इसकी चर्चा उन्होंने किसी से की नहीं। उनके व्यक्तित्व में तो रूपांतरण हो गया, अन्य लोग रिकॉग्नाइज करने लगे कि ये वही व्यक्ति नहीं है जो पहले थे, लेकिन वो किसको बताएंगे कि इसका नाम एनलाइटनमेंट है ना। कोई क्या समझेगा कि आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कुछ कहेंगे तो ये बात उन्होंने किसी को बताई नहीं। ये तो लगभग और 21 साल बीत जाने के बाद ये बात खुलकर प्रकट हुई कि उनके भीतर आत्मज्ञान की घटना घटी है। जैसा कबीर को हुआ, नानक को हुआ, बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, वैसा ही कुछ उन्हें हुआ है। लेकिन लोग इसके पहले रिकॉग्नाइज करने लगे थे, तो परिवार के लोग भी करने लगे थे, बल्कि परिवार के लोगों ने तो बहुत बचपन से यह जाना था कि यह बच्चा कुछ असाधारण और यूनिक है, ये साधारण नहीं है। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी तर्क क्षमता, किसी भी चीज़ पर संदेह करना, जिज्ञासा करना, हमेशा स्वयं खोजना, किसी कही सुनी या पढ़ी लिखी बात को नहीं मानना, का कहना था कि मैं स्वयं पता लगाऊंगा, मैं खुद जानूंगा। किसी अंधविश्वास से राजी नहीं होना, उस पर संदेह खड़े करना। तो ये तो समझ में आता था कि ये कुछ अद्भुत हैं, अनूठे हैं, और ये जो भी करते हैं, चाहे परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को ऐसा लगता हो कि बहुत उपद्रवी शैतान बच्चा है, नटखट है, लोगों को सताता है, लेकिन वे जो करते थे वह तर्कयुक्त होता था। उनके पास अपना लॉजिक होता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उनके तर्क को काटा नहीं जा सकता था। तो ये एक अद्भुत घटना उनकी थी कि वो अतर्क, अकाट्य तर्क प्रस्तुत करते थे, जो कि बड़े बड़े आदमी भी नहीं कर सकते। वो छोटा बच्चे के अंदर उतनी बुद्धि है, और उनकी ऑब्जर्वेशन की क्षमता बहुत प्रबल थी, बिल्कुल, है ना, जो कि हम कहें ग्रहणशीलता। पूरे जीवन के प्रति वो उन्मुख थे, सीखने को तैयार थे। निश्चित रूप से वो विद्रोही थे, है ना। तो अन्य लोग समझेंगे कि नटखट हैं, शरारती हैं, हमारे जो मान्यताएं हैं उन पे प्रहार कर रहे हैं, उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास उनकी बातों का जवाब नहीं था, है ना। तो 21 साल की अवस्था में जब उनको यह ज्ञान की घटना घटी, उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किया, वहाँ पर उनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ। यूनिवर्सिटी टॉप किया था उन्होंने दर्शन शास्त्र में। उसके पश्चात नौकरी ज्वाइन की।
गलती से उन्हें एक गलत जगह अपॉइंटमेंट मिल गया था, क्योंकि वो जो कपड़े पहनते थे सफेद रंग के खादी की धोती और कुर्ता पहनते थे और लकड़ी की खड़ाऊं पहनते थे, जो कि साधारणतः साधुओं का वेश होता है। वो बाल लंबे लंबे थे। तो जब वो शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे नौकरी के लिए, तब वो समझे कि कोई पंडित होंगे, तो उन्होंने संस्कृत विद्यालय जबलपुर में, रायपुर में एक कॉलेज है संस्कृत का, वहाँ पे अपॉइंटमेंट दे दिया। वो तो वहाँ जाके पता चला कि वहाँ केवल संस्कृत विषय में पढ़ाई होती है, और ओशो तो संस्कृत नहीं पढ़े हुए थे, ये तो फिलॉसफी पढ़े हुए थे। लेकिन वहाँ से फिर ट्रांसफ़र कराने में कोई 6-8 महीने लग गए। आप तो जानते हैं सरकारी काम कितना ढीला होता है। फिर उनका ट्रांसफ़र जबलपुर विश्वविद्यालय में हुआ, जहाँ उन्होंने 8-9 साल तक अपनी सेवाएं दी। उस समय की कुछ बातें बताना चाहूँगा विशेष। यूजुअली फिलॉसफी डिपार्टमेंट में बहुत कम विद्यार्थी होते हैं। ओशो की क्लास में अन्य विषयों वाले विद्यार्थी भी आ जाते थे, साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी, क्योंकि उनके पढ़ाने का ढंग इतना इंटरेस्टिंग था। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते और लगता कि ये तो किताबों से हट के कुछ दूसरी ही दुनिया की बातें हमको बता रहे हैं। तो उनकी पूरी क्लास खचाखच भरी रहती थी। कुछ लोग बाहर खड़े रहते थे, खिड़की से सुन रहे हैं, यद्यपि उनका विषय भी नहीं है फिलॉसफी, लेकिन इतना इंटरेस्ट उनको आता था। इस बीच ओशो ने जगह जगह जाकर प्रवचन देना शुरू किया और समाज की जो भी अंधविश्वासपूर्ण धारणाएं हैं उन पर कटु प्रहार किए, उन्होंने भीषण प्रहार किए। तो एक विद्रोही दार्शनिक के रूप में उनकी छवि सारे देश में व्याप्त हो गई। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो विशेष हैं। और आपने पूछा है कि भाई के रूप में, गुरु के रूप में, पिता स्वरूप किस भांति मैंने जाना। देखिए, जब मैं बड़ा हुआ, मैं उनसे 24 साल छोटा हूँ, समझो 8-10 साल की उम्र में जब कुछ समझ में आना शुरू होता है थोड़ा बहुत, तब वो 35-36 साल के हो चुके हैं और वो ऑलरेडी एक विश्वविख्यात गुरु की भांति पूजनीय हो गए हैं। 50 किताबें छप चुकी हैं, अन्य भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनको अपने गुरु के रूप में ही जाना और मैंने स्वयं को शिष्य के रूप में ही पहचाना। तो जैसा आप सोचते होंगे कि भाई भाई का कोई संबंध रहा, नहीं, उनकी तरफ से तो पूरा प्रेम रहा, है ना, बड़े भाई का। लेकिन हमारी तरफ से हमको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारे भाई हैं। भले ही हम कहते हैं, संबोधन में बड़े भैया कह के पुकारते थे, लेकिन भाव रहता था कि ये हमसे कुछ बहुत भिन्न है, सब लोगों से अलग हैं और हमें इनसे सीखना है। उनकी शांति, उनकी प्रीति, उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद, ये समझ में आता है। फिलॉसफी तो समझ में नहीं आती थी उस उम्र में, पर ये समझ में आता था कि ये हमेशा ही प्रसन्न है, हमेशा आनंदित हैं, कभी सीरियस नहीं होते। और फिर हम देखते लोग आ रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं गंभीर गंभीर, और वे बहुत ही हंसी मजाकपूर्ण ढंग से उनको उत्तर दे रहे हैं। ये बात पकड़ में आती थी कि हम सबसे भिन्न हैं, इनको कोई क्रोधित नहीं कर सकता, कोई इनके कितना ही खिलाफ बोले वो कभी नाराज नहीं होते और बड़े ही प्यार से, विनम्रता से अपनी बात समझाते हैं। तो ये कुछ खास जो बचपन में मैं ग्रैस्प कर पाता था, वो थी उनकी खुशी। छोटी छोटी चीजें, मान लो खाना ही खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस समय हंसी मजाक नहीं चलेगी, जरूर चलेगी। भोजन करते समय उनकी प्रसन्नता, एक एक चीज का स्वाद ले रहे हैं, जिसने खाना पकाया उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, बीच में कुछ हंसी मजाक की बातें भी चल रही हैं, है ना। मुझे याद आता है, हम लोग छोटे भाई बहन थे खूब सारे। उस समय बिजली नहीं थी, बिजली की मोटर, कुआं था, इससे पानी निकालते थे। और ओशो को बड़ा शौक था पानी खींचने का, तो रस्सी बाल्टी डाल के वो पानी खींचते और हम सब लोगों को ऊपर इकट्ठा थोक में नहला देते थे। उनको खुद भी शौक था, 25-30 बाल्टी पानी से वो खुद नहाते थे। उनको बहुत गर्मी लगती थी। उस समय पंखा नहीं था, एसी नहीं थी, कुछ नहीं था। हम सब लोगों को इकट्ठा नहला देते थे और वो सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया था कि वो पानी जो है बह के बगीचे में पहुंच जाए, सारी क्यारियों में, सब दोहरा काम हो जाता था। तो बचपन की ऐसी कुछ घटनाएं मन पर अभी अंकित हैं।